औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Chapter number 19 Atomic Spectra, lecture number 2, second year course. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रल सीरीज़ ऑफ हाइड्रोजन एटम और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे बोहर मॉडल। आप लोगों को पता है कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ जो है मॉडल पेश किए गए। सबसे पहले ये कहा जाता था कि एटम जो है ये इंडिविजिबल है। ठीक है, फिर थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन ने ये कहा कि एटम का डेंसिटी यूनिफॉर्म होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो रेंडमली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। प्लम पडिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। और थॉमसन ने ये कहा कि एटम का जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है। रदरफोर्ड मॉडल आया। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये कहा कि एटम का जो डेंस पार्ट होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल वो क्लासिकल मॉडल था। ठीक है, और क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो वो एनर्जी को लॉस करेगा। तो रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेटरी मोशन करता है तो वो एनर्जी को लॉस करेगा और एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे। ठीक है, और अगर वो एनर्जी को लॉस करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन नहीं था, तो इसलिए रदरफोर्ड मॉडल जो था, ठीक है, वो फेल हुआ। रदरफोर्ड मॉडल और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से बोहर ने हेल्प लिया और बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल आपके पास, इसको हम कहते हैं दिस इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल। दिस इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल से हेल्प क्लासिकल मैकेनिक्स और मींस प्लेनेटरी मोशन से उसने हेल्प लिया था बेसिकली, और प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से उसने हेल्प लिया और हाइड्रोजन के बारे में एक मॉडल पेश किया। ठीक है, हाइड्रोजन एक एटम था तो इसलिए हम इसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, हेल्प फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ एंड रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, दिस इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स है, बट दिस इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम, वो ये है, कूलम ने बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होता है उसके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन होता है, कूलम्बिक फोर्स जिसको हम कहते हैं, दैट एक्ट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स KQ1 Q2 डिवाइड बाय r², तो एक KE² डिवाइड बाय r² बन जाए, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। तो बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम में जो है उसके दरमियान जो कूलम्बिक फोर्स है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, KE² डिवाइड बाय r² विच इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन को कौन रिवॉल्व करता है, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो वहां पर जरूर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पर जो कूलम्बिक फोर्स होते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट ये था। दूसरा जो कि क्लासिकल पोस्टुलेट था, ठीक है। अच्छा, सेकंड पॉइंट ये था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन रीजन्स ओनली वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाय 2π। इलेक्ट्रॉन हर जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते, जहां पर एग्जिस्ट करते उन रीजन्स को अलाउड रीजन कहा जाता है। जिस तरह K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, ये अलाउड रीजन फॉर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते किसी भी एटम में। तो बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हर रीजन में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ उन रीजन्स में एग्जिस्ट करता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम आपके पास जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2π के बराबर हो। n इज द प्लैंक्स कांस्टेंट नंबर, सॉरी, n आपके पास जो क्वांटम नंबर कहलाता है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, n इज अ क्वांटम नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है आपके पास। तो उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन रीजन में हो सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ये हो, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, मैंने इसके साथ ये n इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम, वेलोसिटी और रेडियस ऑफ एटम इट इज क्वांटाइज्ड,
ये आपको बता रहे, n आपको बता रहे कि दिस इज अ क्वांटाइज्ड। तो उसने ये कहा कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन रीजन्स में होता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइड बाय 2 पाई के बराबर हो। सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, हर जगह पर नहीं। ठीक है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से हेल्प लेकर उसने ये पोस्टुलेट दिया था। अब देखिए, अगर मैं लिख लूं n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो L1 विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, अगर n आपके पास 2 हो L शेल, तो यहां पर 2 पुट करें, 2 कैंसिल, h डिवाइड बाय पाई आपके पास हो जाएगा। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का अगर के शेल में हो तो वो क्या होगा, एल शेल में हो तो वो क्या होगा, एम में इस तरह जाते जाए। फिर थर्ड पोस्टुलेट ये है, स्टेशनरी स्टेट्स का कंसेप्ट उसने दिया था। मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिखा है स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट। बोहर ने फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट दिया, क्योंकि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक ये था कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व होगा न्यूक्लियस के इर्द गिर्द तो एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी को लॉस करके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो बोहर ने स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट दिया, और स्टेशनरी स्टेट का कंसेप्ट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब तक के शेल में होगा या एल शेल, मतलब एक स्पेसिफिक शेल में जो होगा, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना लॉस करेगा। ठीक है, हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करे तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। ठीक है, और अगर हाई से लो एनर्जी लेवल में आ जाए तो एनर्जी को लॉस करेगा, रेडिएट करेगा। बोहर को खुद भी नहीं पता था कि स्टेशनरी स्टेट्स क्या होता, लेकिन उसने एक कंसेप्ट दिया कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में होगा, शेल में होगा, ना वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना लॉस करेगा। तो जब तक एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवोल्यूशन करेगा, ना वो एनर्जी लॉस करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप कर जाए तो वो एनर्जी को लॉस करेगा, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी लेवल में जंप करे तो वो एनर्जी को गेन करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी गेन या एनर्जी लॉस्ट वो इसके बराबर है En माइनस EP। दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, और ये EP आपके पास जो है दिस इज अ ग्राउंड स्टेट एनर्जी। En ये एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है और EP ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट एनर्जी से अगर आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करें तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब या एनर्जी रेडिएट बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन ट्रांजिशन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। अगर लो से हाई में जाएगा तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, अगर हाई से लो में आएगा तो ये एनर्जी जो है ये रेडिएट या एनर्जी इमिशन आपके पास होगा। अब देखिए, अगर यहां पर मैं एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका लिखूं, ये आपके पास न्यूक्लियस, दिस इज के शेल, ये आपके पास एल शेल है। अगर यहां से आप एनर्जी ले रहे और इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी लेवल, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, E आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू EL माइनस EK। EL एक्साइटेड स्टेट एनर्जी, EK ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, और अगर ये आपके पास हाइड्रोजन एटम हो और ये आपके पास K शेल, ये आपके पास L शेल, अगर इलेक्ट्रॉन L से K में आ जाए तो वो एनर्जी को लॉस करेगा। और कौन से एनर्जी को लॉस करेगा? एक्साइटेड जिस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आया है। ठीक है, तो उन दोनों का डिफरेंस जो है, इतने एनर्जी आपके पास है, ये क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा। ठीक है, और ये आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब। और जब तक के शेल में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करेगा, ना वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना रेडिएट करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बोहर मॉडल था, बोहर एटॉमिक मॉडल था। बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम, ये कम्प्लेक्स एटम के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोहर मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, लेकिन फाइन स्ट्रक्चर जिसमें जीमन इफेक्ट आता है और आपके पास स्टार्क इफेक्ट है। जीमन इफेक्ट अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रम को देखें तो ईच स्पेक्ट्रल सीरीज स्प्लिट इनटू सब एनर्जी लेवल्स या लाइंस। ठीक है, जिसको हम जीमन इफेक्ट कहते हैं। और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें तो स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कम्प्लेक्स एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है। ठीक है, तो देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन आपने लेट्स सपोज लाइट इंसिडेंट किया और वो एब्जॉर्ब,
इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम K to L। तो इस लाइट के साथ कितनी एनर्जी था? दिस इज द एनर्जी एब्जॉर्ब। ये एनर्जी एब्जॉर्ब को रिप्रेजेंट करता है EL माइनस EK, और ये एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेव का जो एनर्जी होगा दिस विल बी इक्वल टू EL माइनस EK। ठीक है, तो ये आपके पास बोहर मॉडल के पोस्टुलेट थे। ठीक है, एंड दिस इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल। और देखिए बोहर मॉडल के बाद बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके एटॉमिक साइज, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह, इसको जो है भी मेजर किया गया। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि एप्लीकेशन आपके पास क्या है। तो मैं लिख लेता हूं एटॉमिक रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम। बाय यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल वी कैन मेजर द एटॉमिक साइज। अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि न्यूक्लियर साइज फॉर द फर्स्ट टाइम किसने मेजर किया था? तो न्यूक्लियर साइज रदरफोर्ड ने मेजर किया था। ठीक है, और एटॉमिक साइज फॉर द फर्स्ट टाइम वो बोहर मॉडल से हमारे पास आया था। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियाई बाय यूजिंग बोहर मॉडल वी कैन मेजर एटॉमिक रेडियाई। हम एटॉमिक रेडियाई को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बोहर एटॉमिक मॉडल में बाय यूजिंग पोस्टुलेट्स, फर्स्ट और सेकंड पोस्टुलेट्स अगर आप इस्तेमाल करें, मैं लिख लूंगा बाय यूजिंग फर्स्ट बोहर मॉडल पोस्टुलेट। ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट बोहर मॉडल पोस्टुलेट, दैट इज ke square divided by r is equal to mv square divided by r. This is r square, ke square divided by r square, and this is mv square divided by r. ठीक है, ये फर्स्ट पोस्टुलेट है आपके पास, कूलम्बिक फोर्स, एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज केंसन। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं ke square divided by r is equal to mv square। हम बेसिकली एटॉमिक साइज रेडियाई मालूम करें, तो इसको आप रीअरेंज कर ले, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं r is equal to ke square divided by mv square। इसको आप लिख ले, दिस इक्वेशन नंबर 1। r को आप यहां पर शिफ्ट करें, mv स्क्वायर को आप यहां पर शिफ्ट करें, रीअरेंजिंग हमने कर लिए। ठीक है, नाउ also using second postulate, अगर आप सेकंड पोस्टुलेट इस्तेमाल करें, दैट इज mvr is equal to nh डिवाइड बाय 2 पाई। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं r v is equal to nh डिवाइड बाय 2 पाई mr। ठीक है, इसको मैं लिख लूंगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आप क्या करें, इक्वेशन 2 को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करें। तो मैं लिख लूंगा पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय m, और v स्क्वायर के बजाय nh डिवाइड बाय 2 पाई एम आर होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास बन जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, इसको आप ऊपर ले जाए, r इज इक्वल टू के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय m n स्क्वायर h स्क्वायर। अच्छा, अब ये r आप स्क्वायर के साथ कैंसिल करें, तो आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r डिवाइड बाय m n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, हम चूंकि एटॉमिक रेडियाई मालूम कर रहे हैं, तो इसको आप एक साइड पे छोड़ लें, बाकी तमाम पैरामीटर्स को दूसरे साइड पे शिफ्ट करें, तो n स्क्वायर h स्क्वायर m, अच्छा ये m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, m स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय के ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू r। और इसको मैं लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय के ई स्क्वायर, बल्कि मैं 4 पाई को पहले कर लेता हूं, 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू m। अच्छा, ये तो हम हाइड्रोजन एटम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स एटम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जहां पर भी आपको के नजर आ जाए वहां पर आप z पुट करते जाए, तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स एटम के लिए इसको कर सकते हैं। इसको आप कॉम्प्लेक्स एटम के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप z किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। z एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल हीलियम के लिए कर रहे हैं तो k के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, आपके पास कॉम्प्लेक्स एटम हीलियम के लिए आंसर आ जाए। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स एटम के लिए करें तो k के साथ z हर जगह पर मल्टीप्लाई करें, तो आप किसी कॉम्प्लेक्स एटम के लिए भी कर सकते। लेकिन चूंकि यहां पर हाइड्रोजन एटम है तो z इज इक्वल टू 1, तो आपके पास ये बन जाता है। अच्छा, अब अगर आप लोग ये देखें, ये सारे पैरामीटर्स आपके पास कांस्टेंट है सिर्फ n के अलावा, बाकी तमाम पैरामीटर्स आपके पास क्या है? कांस्टेंट है। तो मैं इसको लिख लूंगा r इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर नॉट। ठीक था, वेयर आर नॉट आपके पास जो है, वेयर आर नॉट आपके पास जो, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू के ई स्क्वायर। इसको मैंने कांस्टेंट आर नॉट कहा। h कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कूलम्बिक कांस्टेंट है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने इसको आर नॉट से रिप्लेस किया। अच्छा, अगर आप इस इक्वेशन को देख ले, अगर आप इस इक्वेशन को देख ले तो आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर आर नॉट, और इसको मैं लिख सकता हूं आर एन इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू आर नॉट। मैंने यहां पर n क्यों पुट किया? क्योंकि इक्वेशन मुझे बता रहा है कि r आपके पास जो ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये है कि द रेडियस इज क्वांटाइज्ड, एटॉमिक रेडियस इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, तो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 1, ये k शेल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं कह दूं n इज इक्वल टू 2, ये l शेल को। अगर मैं n इज इक्वल टू 3, ये m शेल को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस आपके पास है, दिस इज आल्सो क्वांटाइज्ड। मतलब ये है कि हर एक एटॉमिक रेडियस भी पॉसिबल नहीं होता किसी एटम का। हर एक शेल का स्पेसिफिक रेडियस होगा, हर रेडियस वाला शेल पॉसिबल नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसका मतलब आपके पास ये है कि हर एक रेडियस वाला, हर एक रेडियस वाला शेल एटम का पॉसिबल नहीं है। स्पेसिफिक रेडियस होंगे किसी भी एटम में, हर रेडियस नहीं। और यही वजह है कि स्पेक्ट्रम आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, यहां पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, आर नॉट आपके पास जो है, दिस इज h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स एटम हो तो यहां पर फिर आपने k के साथ z लगाना होगा, लेकिन चूंकि हाइड्रोजन है तो z इज इक्वल टू 1। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो मेरे ख्याल में यहां पर आ जाता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं, आर एन इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो फिर आपके पास R1 जो होगा इट विल बी इक्वल टू R0 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 2, ये आपके पास L शेल, तो R2 आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू 4R0। ठीक है, 4R0, ये इसको मैं लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये आपके पास R2 इस तरह जाते जाए। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये है कि द रेडियस ऑफ एटम ऑफ एनी शेल
इज अ क्वांटाइज्ड, ये आपके पास क्वांटाइज्ड होता है, और आर आपके पास है वो एन स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है एटॉमिक रेडियाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एटॉमिक रेडियस ये एंगस्ट्रॉम आपको बता रहा है कि एटम का जो साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका मतलब आपके पास ये बना कि एटॉमिक साइज आपके पास जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर टर्म्स में होता है। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एटम, दिस इज क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट इन नेचर। हर रेडियस वाले शेल एटम में पॉसिबल नहीं, बल्कि स्पेसिफिक रेडियस वाले या रेडियाई वाले शेल किसी एटम में मौजूद होंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जितना भी डिस्कशन हम कर रहे हैं, अगर मैं आपको ना भी बताऊं, चूंकि हम बोहर मॉडल को इस्तेमाल करें, सो दिस इज ओनली फॉर द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप देखिए, by using first postulate of Bohr model, आप फर्स्ट postulate of Bohr model को इस्तेमाल करें। ठीक है, तो फर्स्ट postulate आपके पास है के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब ये देखिए, आर स्क्वायर के साथ कैंसल, तो आपके पास आ जाएगा के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अगर आप देखिए यहां पर एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी में आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर सिर्फ एम वी स्क्वायर है। तो अगर आप हाफ को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाइंग बोथ हैंड साइड बाय 1/2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा हाफ के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो मैं लिख सकता काइनेटिक एनर्जी आपके पास बन गया के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2r। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय 2rn। तो मैं इसके साथ भी n लिख लूंगा और रेडियस के साथ भी n लिख लूंगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ लिया कि रेडियस इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। रेडियस हमेशा आपके पास जो है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो अगर रेडियस आपके पास क्वांटाइज्ड है, तो इसका मतलब यह है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्वांटाइज्ड होगा। तो मैं लिख लूंगा काइनेटिक एनर्जी n के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2rn। rn को मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर इंटू r नॉट। आप लिख लेंगे सिंस rn इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू r नॉट। अच्छा, अगर आप लोग ये देखें तो आपके पास ये टर्म्स कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है सिवाय n स्क्वायर के। तो मैं लिख लूंगा इस इक्वेशन को कि काइनेटिक एनर्जी n आपके पास जो है कि ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आपके पास r नॉट, काइनेटिक एनर्जी नॉट डिवाइड बाय n स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, और मैं लिख लूंगा वेयर काइनेटिक एनर्जी नॉट is equal to ke square divided by 2r naught. ठीक है, so this means kinetic energy is also quantized. मैं लिख सकता हूं kinetic energy n is inversely proportional to n square, and it means kinetic energy of electron is also quantized, means discrete in a nature. ठीक है, अगर n आपके पास 1 हो, n इज इक्वल टू 1, अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी नॉट। अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 2 l शेल, ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 2 आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी नॉट डिवाइड बाय 4, और इस तरह जाते जाए। ठीक है, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, और यहां से आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास है वो भी हमेशा क्वांटाइज्ड होगा।
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का ना तो हर एक रेडियस पॉसिबल है, ठीक है, हर एक रेडियस ऑफ शेल पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साथ हर एक काइनेटिक एनर्जी भी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर के शेल में है तो उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होगा जो एल शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगा। एल शेल में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो एम शेल के साथ नहीं होगा या के शेल के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड, ठीक है, दिस इज डिस्क्रीट इन अ नेचर। अच्छा, अब यहां पर डिस्कस करें हम लोग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि हम ये हाइड्रोजन एटम के लिए डिस्कस करें बिकॉज बोर मॉडल इज स्ट्रिक्टली फॉर द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो मैं लिख सकता इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए Q1 आपके पास इलेक्ट्रॉन माइनस ई, Q2 आपके पास होगा प्रोटॉन, दिस इज प्लस ई क्योंकि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो Q1 आपके पास माइनस ई, Q2 आपके पास प्लस ई, सो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगा माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आर इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी एन माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर एन, डिवाइड बाय आर एन, और इसको मैं लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस के ई स्क्वायर, आर एन को मैं लिख सकता हूं एन स्क्वायर इंटू आर नॉट, ठीक है। ये एन मैंने क्यों पुट कर लिया इसके साथ, क्योंकि हमें पता है रेडियस इज क्वांटाइज्ड तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा। और इसको मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी एन is equal to minus potential energy naught डिवाइड बाय n स्क्वायर, डिवाइड बाय n स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी नॉट वेयर पोटेंशियल एनर्जी नॉट इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर नॉट, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है the electron is bound to the nucleus। इसका मतलब ये है कि electron is bound to the nucleus। ये negative sign show कर रहा है that the electron is bound to the nucleus of a hydrogen atom। Bounded potential energy is always negative। Bounded potential energy means negative potential energy। So this is the potential energy। और यहां से clear cut आपको नजर आ रहा है, it means potential energy is also quantized। इलेक्ट्रॉन अगर एटम में है तो किसी भी शेल में इसका पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो, ये हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। हर एक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, हर एक काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, हर एक वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, हर एक एटॉमिक रेडियाई एटम का वो पॉसिबल नहीं है, बल्कि क्वांटाइज्ड डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, कंटिन्यूस वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन एटम में से। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आप देखें दिस इज आल्सो क्वांटाइज्ड। और यहां पर आप नेगेटिव साइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1 और n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर n बढ़ेगा तो रेशो कम होगा, नेगेटिव एनर्जी अगर कम होगी इट मींस मोर एनर्जी। तो वहां पर आपने देखा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी को आप देख ले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +1 और n स्क्वायर, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कम होता है, काइनेटिक एनर्जी कम होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है वो बढ़ता है। अब अगर मैं लिख लो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है उस इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी क्या होगा। तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द किसी ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो उसके साथ दो एनर्जीज होते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को सम करें तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।
the sum of kinetic energy and potential energy in any orbit, this will be equal to the total energy of that orbit. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं En काइनेटिक एनर्जी n, तो मैं काइनेटिक एनर्जी n को लिख सकता हूं ke² डिवाइड बाई 2rn प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस ke² डिवाइड बाय rn. अगर आप इसको सॉल्व करें ke² डिवाइड बाई 2rn माइनस ke² डिवाइड बाय rn, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, यहां पर हाफ रह जाएगा -1 और ke² डिवाइड बाय rn को आप कॉमन निकाल लें, तो ये मेरे पास हो जाएगा -12 ke² डिवाइड बाय rn, और En आपके पास हो जाएगा -ke² डिवाइड बाय 2rn. ठीक है, ये माइनस साइन के साथ आपके पास आ जाएगा. तो इसका मतलब आपके पास ये बने, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -ke² डिवाइड बाय 2 और rn के बजाय n² इंटू r0. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट. ऑर्बिट में आपके पास टोटल एनर्जी क्या होगा, वो आपके पास ये आ जाता है. ठीक है, अच्छा, अगर आप k को देके e को देके r0 को देके, सो दिस इज कांस्टेंट, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकता हूं En इज इक्वल टू -E0 डिवाइड बाय n², वेयर E0 इज इक्वल टू ke² डिवाइड बाय 2r0. ठीक है, और अगर इसमें आप वैल्यूज पुट कर ले तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास E0 आ जाएगा अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करें. ठीक है, तो En इज इक्वल टू -E0 डिवाइड बाय n². दिस इज द इक्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी R. इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं -E0 डिवाइड बाय n² -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n². और यहां से क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि En इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n². सही है, इसका मतलब यह है कि द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. व्हाई? बिकॉज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसके साथ माइनस साइन भी है. सही है, और माइनस साइन की वजह से ये माइनस साइन आपके पास जो है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, बाउंडेड एनर्जी. बाउंडेड एनर्जी, याद रखे जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है तो इट्स एनर्जी विल बी ऑलवेज नेगेटिव. जब तक भी इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, तो इट्स एनर्जी विल बी ऑलवेज बाउंडेड एनर्जी. और अगर आप इसको फ्री करवाना चाहते हैं तो जीरो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. जब तक नेगेटिव एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ होगा इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. अब ये देखिए, अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 1 के शेल, तो आपके पास E1 जो होगा दिस विल बी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन अगर के शेल में है तो उसके साथ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगा. अगर मैं लिख लो n इज इक्वल टू 2 एल शेल, E2 आपके पास जो होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 4 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास होगा. इस तरह जाते चाहे. ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज आल्सो क्वांटाइज्ड. मींस सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करेगा. तो हमने क्या देखा यहां पर, हमने तो ये देखा कि एटॉमिक रेडियस क्वांटाइज्ड है, वेलोसिटी भी क्वांटाइज्ड होगा, काइनेटिक एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा, टोटल एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगा. ये हमें कंक्लूजन क्या देता है, ये हमें कंक्लूजन ये देता है कि एटम में कोई भी एटम हो अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स का हर एक वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, हर एक एटॉमिक रेडियस वाला शेल उसमें पॉसिबल नहीं है, हर एक काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, हर एक पोटेंशियल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, हर एक टोटल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है. बल्कि जब तक एटम के इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होंगे और शेल्स में होंगे तो उसका स्पेसिफिक रेडियस होगा.
न्यूक्लियस एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे होंगे, हर डिस्टेंस पे नहीं हो सकता। स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होगा, स्पेसिफिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, स्पेसिफिक टोटल एनर्जी होगा, स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, हर एक डिस्टेंस नहीं होगा। तो हमारे पास ये कंक्लूजन हासिल हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब तक होता है वो हर रीजन में नहीं हो सकता, वो हर जगह पर नहीं हो सकता, बल्कि स्पेसिफिक रीजन्स में होगा। कौन से स्पेसिफिक रीजन में होगा? जिसकी एनर्जी, जिसका वेलोसिटी, जिसका काइनेटिक एनर्जी हमने इक्वेशंस डिस्कस किए वो होंगे, वहां पर सिर्फ वो हो सकते हैं। और उन रीजन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उन रीजन्स को अलाउड रीजन्स कहते हैं, और जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसको फॉरबिडन रीजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम आपके पास आ गया। और कंक्लूजन आपके पास ये हुआ कि बोर मॉडल को इस्तेमाल करके, ठीक है, हमने एटॉमिक साइज भी मेजर किया, हमने काइनेटिक एनर्जी, हमने पोटेंशियल एनर्जी, हमने टोटल एनर्जी जो है हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को मेजर किया आसानी से। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बोहर मॉडल का एक और एप्लीकेशन क्या था? बोहर मॉडल ने हमें और क्या फायदा दिया, या उससे हमने और क्या कंफर्म किया अबाउट द हाइड्रोजन एटम? ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम आपके पास जो है, कटेगा, हाइड्रोजन एटम का आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज जो था, स्पेक्ट्रल सीरीज, वो भी बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके कंफर्म किया गया। ठीक था, तो मैं लिख लूंगा द कंफर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, the conformation of spectral series is in a hydrogen spectrum. The conformation of spectral series is in a hydrogen atom, and also the conformation of Rydberg constant, and also value of Rydberg constant. Rydberg constant by using बोहर मॉडल। बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके एक तो स्पेक्ट्रल सीरीज को भी कंफर्म किया गया और दूसरा रेडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यू को भी कंफर्म किया गया। तो यहां पर मैं लिख लूंगा बाय यूजिंग थर्ड पास्टुलेट, बाय यूजिंग टोटल 3 पास्टुलेट से, जो थर्ड और फोर्थ मैंने पास्टुलेट्स लिखे थे वो दोनों मिलकर एक पास्टुलेट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग थर्ड पास्टुलेट या अकॉर्डिंग टू वर्ड डिस्कशन फोर्थ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अबाउट थर्ड पास्टुलेट, दैट इज E is equal to En minus EP. E is the energy absorbed or energy emitted. En excited state energy और EP आपके पास जो है this is a ground state energy। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं En माइनस E नॉट डिवाइड बाय N स्क्वायर, माइनस यहां पर आ गया, EP आपके पास क्या आ गया माइनस E नॉट डिवाइड बाय पी स्क्वायर। देखिए यहां पर N था तो नीचे N स्क्वायर, यहां पर अगर P है तो नीचे P होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, N एक्साइटेड स्टेट और P ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस E नॉट डिवाइड बाय N स्क्वायर माइनस माइनस प्लस E नॉट डिवाइड बाय P स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं E नॉट डिवाइड बाय P स्क्वायर माइनस E नॉट डिवाइड बाय N स्क्वायर। अगर आप E नॉट को कॉमन निकालें, अगर आप लोग E नॉट को कॉमन निकालें 1 डिवाइड बाय P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एनर्जी एमिटेड और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, और इसको मैं लिख सकता हूं EHF एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। यहां पर मैं लिख लूंगा सिंस E इज इक्वल टू HF या HC डिवाइड बाय लेमडा, और इसको मैं लिख सकता हूं HC डिवाइड बाय लेमडा इज इक्वल टू E नॉट 1 डिवाइड बाय P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। ठीक है, HC को आप वहां पर शिफ्ट करें
1 over lambda is equal to E naught divided by HC 1 divided by P square minus 1 over N square. ठीक है. अच्छा, E naught divided by HC 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लैंक्स कांस्टेंट, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पुट करे तो एग्जैक्टली आपके पास आ जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू. ठीक है. R इसको मैं लिख सकता 1 over lambda is equal to R 1 divided by P square minus 1 over N square. ठीक है. रेडबर्ग कांस्टेंट ये आपके पास जो है दिस इज अ रेडबर्ग कांस्टेंट. तो बोहर मॉडल को इस्तेमाल करके जब ई नॉट का वैल्यू पुट किया गया, एच प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को पुट किया गया, एग्जैक्टली रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू हासिल हो गया. तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भी कंफर्म हुआ बाय यूजिंग द बोहर पोस्टुलेट. और देखिए इसमें अगर मैं लिख लो लेट पी इज इक्वल टू 1 तो कौन सा सीरीज आपके पास बनेगा? 1 over lambda is equal to R 1 divided by 1 square minus 1 over N square. लेमन सीरीज, एग्जैक्टली लेमन सीरीज हासिल हुआ. अगर मैं ग्राउंड स्टेट 2 पुट कर लो, P is equal to 2, ग्राउंड, P ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, तो 1 over lambda is equal to R 1 divided by 2 square minus 1 over N square. तो हमारे पास बाल्मर सीरीज आया. इस तरह जाते जाए. अगर आप P को 3 पुट कर ले पास्टन सीरीज, 4 पुट कर ब्रैकेट सीरीज, 5 पुट करे तो P फंड सीरीज आपके पास हासिल हो गया. तो देखिए बोहर के थर्ड पोस्टुलेट को इस्तेमाल करके एक तो रेडबर्ग कांस्टेंट के वैल्यू को कंफर्म किया गया और दूसरा जो स्पेक्ट्रल सीरीजेस थे 5 स्पेक्ट्रल सीरीजेस, ठीक है, तो उसको भी कंफर्म किया गया बाय यूजिंग द बोहर मॉडल. ठीक है. तो ये आपके पास थे कि बोहर मॉडल से हमने क्या क्या चीजें वेरीफाई की है. ठीक है. थैंक यू सो मच.